यस सर। किडनी के बाद आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस्कीमिक रिस्पॉन्स, और उसके अलावा कुशिंग रिएक्शन। क्या बोला? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पांस, ये भी एक रिस्पांस है, ठीक है। इसका हम अभी डिटेल के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद कुशिंग रिएक्शन। कुशिंग रिएक्शन क्या चीज़ है? द सो कॉल्ड कुशिंग रिएक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ CNS इस्कीमिक रिस्पांस, ठीक है। कुशिंग रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का CNS इस्कीमिक रिस्पांस है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ द cerebrospinal fluid अराउंड द ब्रेन इन द cranial vault। इंट्राक्रेनियल प्रेशर का नाम आप लोगों ने सुना है ना? ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फॉर इंस्टेंस व्हेन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर राइजेस टू इक्वल द आर्टीरियल प्रेशर, जब यानी कि वो प्रेशर राइज करते करते आर्टीरियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि उतना ही प्रेशर हो जाएगा जितना आर्टरीज में है, ठीक है। rises equal to the arterial pressure, it compresses the whole brain as well as tiny arteries in the brain and cuts off the blood supply to the brain। यानी कि जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज करेगा, इवन के किस जगह तक पहुंच जाएगा? आर्टीरियल प्रेशर तक। तो उसको काम क्या करेगा? वो ब्लड ब्रेन को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब ब्रेन को कंप्रेस करेगा तो जो स्मॉल आर्टरीज हैं वो भी कंप्रेस होंगी। जब स्मॉल आर्टरीज कंप्रेस होंगी तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। This initiates a CNS ischemic response that causes the arterial pressure to rise। इससे क्या होगा? इस CNS ischemic response स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस ischemic response के बदले में, ठीक है, उसके रिएक्शन में क्या होगा? आर्टीरियल प्रेशर टू राइज, आर्टीरियल प्रेशर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि आर्टरीज का प्रेशर इंक्रीज हो, और जो आर्टरीज कंप्रेस होने की वजह से बंद हो गई हैं, ठीक है, वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाए? ओपन हो जाए, ताकि जिस एरिया की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हुई है उस एरिया की ब्लड सप्लाई दोबारा स्टार्ट की जा सके। व्हेन द आर्टीरियल प्रेशर हैज़ राइजन टू अ लेवल हायर देन द cerebrospinal fluid pressure, blood will flow once again into the vessels of the brain to relieve the brain ischemia, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब आर्टियल ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा, ठीक है, मोर देन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी और रिलीव करेंगी ब्रेन इस्कीमिया को। कुशिंग रिएक्शन की समझ आई है? समझ आई है कि दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? सर दोबारा कर दें एक दफा। कुशिंग रिएक्शन क्या है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स है। कब CNS इस्कीमिया होता है? आपको पता है कि हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द कुछ लेयर्स हैं जिनको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं, ठीक है ना, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पाया और एक्नोइड के दरमियान में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको हम CSF का नाम देते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसका एक ख़ास प्रेशर होता है। किसी भी रीज़न की वजह से जब वो प्रेशर राइज कर जाता है, ठीक है, जब वो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और इतना बढ़ जाता है कि जितना हमारे आर्टीरियल प्रेशर है उसके इक्वल आ जाता है। तो जब उसके इक्वल आ जाएगा तो आपको पता है कि बोन को तो वो कंप्रेस कर नहीं सकता। अगर वो बोन के अगेंस्ट कंप्रेस करेगा भी तो बोन को कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो उसमें कंप्रेस होने वाली चीज़ हमारी जो क्रेनियम है, हमारा जो हेड है, ठीक है ना, इसमें कौन सी है? ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर की वजह से ब्रेन कंप्रेस होगा। जब ब्रेन कंप्रेस होगा, जो स्मॉल वेसल्स होती हैं जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को सप्लाई कर रही हैं, तो प्रेशर की वजह से वो भी कंप्रेस होंगी और उनकी जो सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ होगी, ठीक है। उनकी सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने की वजह से ब्रेन के कुछ एरियाज को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो कुशिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि
इस्कीमिया की वजह से क्या होगा कि एक रिस्पांस शो करेगा हमारा हार्ट, हमारा जो वस्कुलर सिस्टम है वो क्या है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, जितना पहले है उससे ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगा, ताकि प्रेशर की वजह से जो वेसल्स हैं, जो वेसल्स कंप्रेशन की वजह से ब्लॉक हो गई हैं, ठीक है, वो दोबारा ओपन अप की जा सकें। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वेसल्स ओपन होंगी और उस एरिया की ब्लड सप्लाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कुशिंग रिएक्शन, ठीक है, या सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस। समझ आइए? समझ आइए या अभी भी नहीं आई? आ गई है सर। यस सर। चलें अभी इधर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगी समझ। ये देखें, ये एक प्रेशर बॉटल है, ठीक है, ये एक डॉग है, ठीक है, इसका जो CSF वाला पोर्शन है उसके साथ इसको कनेक्ट किया है समझाने के पर्पज़ के लिए, ठीक है, उसके साथ इसको कनेक्ट किया है और प्रेशर बॉटल के ज़रिए इस जगह पे ये मीटर है, इस जगह पे प्रेशर को मेजर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर को चेक करने के लिए उसकी आर्टरी के अंदर ये एक प्रोब डाला गया है, ठीक है, और उससे उसके आर्टरी का प्रेशर मेजर किया गया है, ठीक है, और देखा गया कि जिस टाइम पे आर्टीरियल प्रेशर और जो CSF का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर है वो अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्रेन की कंप्रेशन होगी। जब ब्रेन की कंप्रेशन होगी तो स्मॉल वेसल्स जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को सप्लाई कर रही हैं वो भी कंप्रेस होके कंप्रेस होंगी। जब वो कंप्रेस होंगी तो उन एरियाज की सप्लाई रुक जाएगी। उन एरियाज की सप्लाई को बहाल करने के लिए, दोबारा उनको कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्स है। आर्टीरियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो जो आर्टरीज ब्लॉक हुई हैं, स्मॉल वेसल्स ब्लॉक हुई हैं, वो दोबारा ओपन अप हो जाएंगी और उस एरिया की ब्लड सप्लाई को दोबारा स्टार्ट कर देंगी। Special features of nervous control of arterial pressure. Role of the skeletal nerves and skeletal muscles in increasing cardiac output and arterial pressure. यानी कि skeletal nerves का और skeletal muscles का क्या रोल है कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में और आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज करने में। एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स। एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स क्या है कि बैरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट nerve signals through skeletal nerves to the skeletal muscles of the body, especially abdomen. जब भी यानी कि ब्लड प्रेशर कम होगा, बैरो रिसेप्टर उसे सेंस करेंगे और स्टिमुलेट कर देंगे यानी कि नर्व्स को, स्केलेटल नर्व्स को, स्पेशली एब्डोमेन की जो स्केलेटल नर्व्स हैं उसको, ठीक है। जब एब्डोमेन की जो स्केलेटल नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे तो एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो कंप्रेसिस वीनस रिजर्वायर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हमने लास्ट दिनों पढ़ा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि ये डायलेट होकर अपने अंदर काफ़ी सारा ब्लड स्टोर कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो ऑफ कोर्स जो ब्लड है वो किस जगह पे ज़्यादा स्टोर हुआ होता है? वेन्स के ऊपर। जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी बड़ी जो वेसल्स पेट से गुजर रही हैं वो उनको कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है। जब उनकी कंप्रेशन होगी तो ब्लड का फ्लो किस तरफ को बढ़ जाएगा? हार्ट की तरफ। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ब्लड आर अवेलेबल फॉर द हार्ट टू पंप, ठीक है। ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा तो ज़्यादा ब्लड ऑफ कोर्स पंप होगा। इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। या ये भी एक रिफ्लेक्स है जिसको हम एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर ने कम प्रेशर को सेंस किया और उसके बाद उसने स्केलेटल नर्व्स को स्टिमुलेट कर दिया, स्पेशली एब्डोमिनल मसल्स को, जो नर्व्स स्टिमुलेट कर रही हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दी। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एब्डोमिन से वेन्स पास हो रही हैं उनकी भी उनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिया एब्डोमिनल मसल्स ने, ठीक है। जब उनकी कंप्रेशन होगी तो हार्ट की तरफ ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जब हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा मिकदार में पहुंचेगा तो ऑफ कोर्स पंप हार्ट फिर पंप भी ज़्यादा करेगा, ठीक है, ज़्यादा मिकदार में ही फिर बाहर निकलेगा। ये तो नहीं है ना कि हार्ट के अंदर कोई सेफ हाउस बना हुआ है, कोई
स्टोरेज हाउस बना हुआ है कि जो ज़्यादा ब्लड आ गया उसको उधर स्टोर कर दिया, जितना ब्लड आएगा उसको उसने उसी तरह आगे पंप कर देना होता है, यानी कि ज़्यादा इनपुट मिलेगी तो ज़्यादा आउटपुट भी देगा। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर कास्ड बाय स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जिस टाइम पे एक्सरसाइज बंदा कर रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे सारे बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब सारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेन्स को कंप्रेस करेंगे, वेन्स जब कंप्रेस होंगी तो हार्ट की तरफ ब्लड का रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, जब हार्ट की तरफ ब्लड का रिटर्न ज़्यादा होगा तो इनपुट का हार्ट की बढ़ी, ठीक है, जब इनपुट बढ़ेगी तो वो आउटपुट भी इंक्रीज कर देगा, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। स्केलेटल मसल contraction during exercise compresses blood vessels throughout the body especially abdomen, ठीक है, ट्रांसलोकेट आउट ऑफ द एब्डोमेन टू द हार्ट, ट्रांसलोकेट यानी कि किस चीज़ को ट्रांसलोकेट कर रहा है, ब्लड को ट्रांसलोकेट आउट ऑफ द एब्डोमेन टू द हार्ट, ठीक है, इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड आर अवेलेबल फॉर द हार्ट टू पंप, यानी कि उस हार्ट के पास ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड अवेलेबल होगा पंप करने के लिए, ठीक है, इससे क्या होगा, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स क्या है और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, समझ आ गई है? जी Yes, सर। sir. चलें जी। अभी ये डिफरेंट मैकेनिज्म जो कि हमारे ब्लड प्रेशर पे एक्ट कर रहे हैं उनको शो किया गया है, ठीक है। ये जो डिफरेंट एरोज शो किए गए हैं किस पर्पस के लिए शो किए गए मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। एट्रियल नाइट्रिक यूरेट्रिक फैक्टर, उसने काम क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वो कार्डियक आउटपुट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस पे उसका कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दोनों चीज़ों पे एक्ट कर रहा है। ब्लड प्रेशर हमेशा जब भी आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने बताना है कि कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे भी एक्ट करना है और कार्डियक आउटपुट पे भी। इसी तरह बैरो एंड कीमो रिसेप्टर्स ने काम क्या करना है, दोनों चीज़ों पे एक्ट करना है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिर्फ और सिर्फ किडनीज पे एक्ट करके क्या काम करवाता है, डायूरेसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वेसल्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वेसल्स के ऊपर वो एक्ट ही नहीं करता, उसने काम सिर्फ क्या करवाना है कि किडनी पे एक्ट करके सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को कंजर्व करना है। इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। सो इसका असर सिर्फ किस चीज़ पे होगा, कार्डिक आउटपुट पे। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको पता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो आर्ट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और साथ में कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करवाता है थ्रू एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना होता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करवानी है जिससे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, और आर्ट्रियोलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एएनपी या एएनएफ, ठीक है, एट्रियल नाइट्रिक यूरेट्रिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रिक यूरेट्रिक पेप्टाइड और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये दो जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ कार्डिक आउटपुट पे एक्ट करेंगे, और उसके अलावा जो बाकी तीनों हैं ये दोनों पे एक्ट करेंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट पे भी। ये टॉपिक तो आज के लिए हो गया ख़त्म। अभी हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है जो नेक्स्ट टॉपिक है, आर्टेरियल प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। एक तो आर्टेरियल प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा किडनीज आर्टेरियल प्रेशर को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टेरियल प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। वैल्यू इसकी क्या होती है, सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और डायस्टोलिक
80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये तो सबको पता है कि नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या है, ठीक है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कौन कौन सी चीज मैकेनिज्म है जो इसको रेगुलेट करेंगे ब्लड प्रेशर को? रैपिड एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद है इंटरमीडिएट टाइम पीरियड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। ये तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। रैपिड एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म क्या चीज़ है, अभी उनको अभी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये जो हम तीन मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं ना, ये वाले, इनको अभी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म्स एक्टिंग इन सेकंड्स और मिनट्स। जो रैपिड एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये नर्वस कंट्रोल की वजह से होता है, और नर्वस कंट्रोल आपको पता है कि विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में एक्ट करता है, ठीक है। बहुत फास्ट जो एक्टिंग सिस्टम है वो कौन सा है? नर्वस कंट्रोल है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आ जाएगा, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स आ जाएगा, और ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आ जाएगा। ये तीनों रिफ्लेक्सेस के थ्रू उसी वक्त इम्पल्स जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर, और ब्रेन उसी वक्त इफेक्ट करेगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को उसी वक्त नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, यानी कि बहुत फास्ट एक्ट करता है। उसके अलावा CNS इस्कीमिया, यानी कि ये रैपिड एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म के ही आगे पार्ट्स हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, CNS इस्कीमिक मैकेनिज्म है, एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि इस मैकेनिज्म के थ्रू विद इन मिनट्स टू सेकेंड्स जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम पीरियड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि जो इंटरमीडिएट सा टाइम लेगा, यानी कि मिनट्स टू आवर्स जो लेगा, एक्टिंग विद इन मिनट्स टू आवर्स। रेनिन एंजियोटेंसिन vasoconstrictor mechanism, stress relaxation mechanism and capillary fluid shift mechanism। ये हर एक का नाम इसलिए डिफरेंट है कि कुछ सेकंड्स में एक्ट कर रहा है, कुछ विद इन मिनट्स टू आवर्स में एक्ट कर रहा है, और कुछ डेज और मंथ में एक्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म acting within days to months or even years, renal body fluid mechanism, renin angiotensin aldosterone mechanism। बाकी जो है वो हमने ऑलमोस्ट हर सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी जो इसमें नई चीज़ आई है वो रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म है। प्रेशर डायूरेसिस, इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ वाटर इन यूरिन ड्यू टू इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। एक मिनट। हाँ जी। इंक्रीज आउटपुट ऑफ वाटर इन यूरिन ड्यू टू इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। जब भी आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारे जो किडनीज हैं वो क्या करेंगे? डायूरेसिस इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो ब्लड प्रेशर है उसे दोबारा नॉर्मल पे लेके आ जा सके, ठीक है। प्रेशर नेट्रीयूरेसिस, इंक्रीज आउटपुट ऑफ सोडियम इन द यूरिन ड्यू टू इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। ये दो टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रेशर डायूरेसिस में एक तो प्रेशर डायूरेसिस की वजह से जो वाटर है उसकी यूरिन में आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, और उसके अलावा नेट्रीयूरेसिस में क्या होगा? प्रेशर नेट्रीयूरेसिस में सोडियम और वाटर दोनों की आउटपुट जो है यूरिन में वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज सर आर्टेरियल, जी जी। सर ये किस तरह से लिंक कर रही है? प्रेशर आर्टिस्ट का इंक्रीज होगा तो वाटर अगर ज्यादा बनेगा तो ये ब्लड देखो मैं प्रेशर। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीनल बॉडी फ्लूइड को अभी मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी अब सुने। वो पहले था थोड़ा टर्म्स को सिर्फ एक्सप्लेन किया था, अब है क्या चीज़ उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, जब आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा? प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नेट्रीयूरेसिस स्टार्ट हो जाएगी। या ये एक रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का, यानी कि किडनीज का, फॉर द बॉडी। जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा, आर्टेरियल प्रेशर ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब इंक्रीज होगा तो उसके उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा किडनी किस तरह एक्ट करेगा? एक तो प्रेशर डायूरेसिस, इनकी
जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आप लोगों ने याद रखना है कि उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन हो सकती है, यानी कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम या तो बढ़ गया है या हमारे जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो हमारा किडनी किस तरह इसको कूप अप कर सकता है? हमारे किडनी के पास एक मैकेनिज्म है, वो ये है कि वॉल्यूम को कम करके ब्लड प्रेशर को दोबारा नॉर्मल पे लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो किडनी क्या करता है, जीएफआर इंक्रीज करके यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। आपको पता है कि सोडियम जिस साइड पे जाएगा उसी साइड पे वाटर भी जाएगा। ठीक है, एक तो क्या करेगा कि प्रेशर डायूरेसिस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर को निकालेगा। जब काम ज़्यादा वर्स होगा तो साथ में क्या होगा, प्रेशर नेट्रीयूरेसिस भी स्टार्ट करवा देगा, यानी कि सोडियम को भी बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। जब सोडियम बाहर जाएगा तो पानी भी उसके साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ECF वॉल्यूम, यानी कि जब सोडियम एंड वाटर जिस्म से बाहर जाएंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच विल लीड टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी क्योंकि कम ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट भी बाहर यानी कि जो आउटपुट है वो भी कम मिलेगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। और उसका फाइनल एंड रिजल्ट क्या होगा, आर्टीरियल जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अभी समझ आइए या इसे दोबारा एक्सप्लेन करूं? आ गई है सर, हम्म? आ गई है। चले मैं एक मरतबा फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद किसी को ना समझ आई हो। जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारी जो किडनीज हैं वो इसको कूप अप करने के लिए वो एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे जिसको हम नेट्रीयूरेसिस, यानी कि उनके हाथ में जो काम है ना जो वो कर सकती हैं वो ये है कि जिस्म से फ्लूइड को खारिज कर सकती हैं। ठीक है ना, तो वो वही काम करेंगे क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से भी प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वो प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नेट्रीयूरेसिस, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये दोनों काम स्टार्ट कर देंगी। जब ये दोनों काम स्टार्ट करेंगी तो ECF जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज होगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कम ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट से फिर जो पंप होने वाला ब्लड है वो भी कम होगा। जब ब्लड कम पंप होगा, ठीक है, तो उससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, सर इससे इसको डिहाइड्रेट नहीं हो जाती बॉडी? हमारा जिस्म इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि सोडियम और वाटर को बाहर निकाले। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उतना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं पड़ा, जब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आता जाएगा उसी वक्त नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रेशर डायूरेसिस और नेट्रीयूरेसिस बंद हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने पता यस है कि सर। जब आपको आपके जिस्म के अंदर हाइपोटेंशन हुई या हाइपोवोलीमिया हो गया, ठीक है, किसी भी वजह से बंदे को यानी कि मोशंस वगैरह लगे हैं या वॉमिटिंग वगैरह हुई है तो उसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हुआ है, या बंदा बाहर कहीं बैठा रहा है स्वेटिंग की वजह से हाइपोवोलीमिया हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, प्यास लगती है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि बस आप पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ? ऐसा तो नहीं ना होता। जब भी आपका यानी कि वो आप पानी पीते हो आपकी तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो माइंड है आपको बोलता है कि बस अब हमारा काम हो गया। ठीक है, इसके इससे ज़्यादा और पानी नहीं पीना, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी का जो सिस्टम है जब यानी कि भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा तो उस प्रोसेस को रोक देगा ताकि जिस्म से ज़्यादा मिकदार में सोडियम और वाटर बाहर खारिज ना हो। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का ख़तरा नहीं होता है इसमें। ये थोड़ा एक टेबल है, एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इनिशियल स्टिमुलस जो है ये आप लोगों ने नीचे जो कलर्स हैं उनका थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये इनिशियल स्टिमुलस जो पिंक है, ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, ये वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या है, रिजल्ट्स हैं। ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है
उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई यानी कि वो गाढ़ा हो गया किसी भी वजह से, ठीक है। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस वो उसको सेंस करेंगे, ठीक है। जब उसको सेंस करेंगे तो हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर विल बी एक्टिवेटेड, जो हमारे हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सेंसेशन ऑफ थर्स्ट पर्सन टेक्स अ ड्रिंक, यानी कि जब भी उसे प्यास लगेगी, उसको थर्स्ट सेंटर ने एक्टिवेट किया है, उसको प्यास लग गई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पानी पिएगा। वाटर मोइस्चन्स माउथ थ्रोट स्ट्रेचेस द स्टमक इंटेस्टाइन, वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआई ट्रैक डिक्रीज ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। अल्टीमेटली ये सारा काम होने के बाद क्या हुआ है, प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल पे आ गया, ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उस काम को रोक दिया जाता है ताकि और बंदा पानी नहीं पिए, ठीक है। इसके अलावा ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई है तो दूसरा मैकेनिज्म क्या स्टार्ट होता है, डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। जब सलाइवा प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, माउथ जो है वो ड्राई हो जाएगा। जब माउथ ड्राई होगा वो भी वही सेम साइकिल स्टार्ट करेगा, हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा और वही सेम मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा वॉल्यूम 5 to 10% डिक्रीज हो गया है, ठीक है। किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो गई है या क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई है किसी गर्म इलाके में, या क्या कहते हैं कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम 5 से 10% कम हो गया है, ठीक है। लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा उसका, ठीक है। और वही सेम साइकिल उसमें भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बंदा पानी पिएगा, ठीक है। जब हमारा जो थ्रोट है, माउथ है और स्टमक है वो स्ट्रेच होगा तो क्या है, हाइपोथैलेमिक सेंटर को सप्रेस कर दिया जाएगा थ्रू नेगेटिव फीडबैक, और फिर जीआई से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा और ECF की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, ग्रैनुलर सेल्स इन द किडनी, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म वो एक्टिवेट हो जाएगा। इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होगी तो हाइपोथैलेमिक सेंटर और थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। और वही मैकेनिज्म सेम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वाला मैकेनिज्म आप लोगों को पता है कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और वाटर को कंजर्व करवाना होता है, ठीक है। और उसके अलावा आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन करवानी है। समझ आई है इस बात की या नहीं? ECF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो या प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो, इन सारी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स ने अल्टीमेटली क्या काम करवाना होता है, चाहे वो थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करवा के, चाहे किडनीज को स्टिमुलेट करके एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के थ्रू काम क्या करवाना है कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको दोबारा नॉर्मल पे लेके आना है। जब वो नॉर्मल पे आ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उस सिस्टम को रोक दिया जाता है ताकि उस वॉल्यूम को अभी यानी कि जो नॉर्मल वॉल्यूम है उस जगह पे उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। बात की समझ आई है या नहीं? जी सर, आ गई। पक्की बात है। हाँ जी। रीनल आउटपुट और फंक्शनल कर्व, ठीक है। जैसे जैसे आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, इस साइड को आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और इस दूसरी साइड को क्या है, यूरिन वॉल्यूम आउटपुट बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे ये वाली जो कर्व है जो इस साइड को जाएगी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या है ये ऊपर को भी जा रही है। दैट मीन्स जैसे जैसे आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा यूरिनरी वॉल्यूम आउटपुट भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है? भी आर्टीरियल प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे किडनीज सोडियम और वाटर को बाहर फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा सोडियम और वाटर को बाहर फ्लश आउट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल 60 पे जब ब्लड प्रेशर था तो 1 ml यूरिन बाहर जा रहा था सपोज, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर 80 पे आया तो 1.5 ml पे आ गया, ठीक है। ये देखो इस जगह पे आपने इसको इस तरह को रिलेट करना है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे ब्लड प्रेशर 120 पे आया है इस जगह पे पहुंचा है तो 2.5 ml तक पहुंच गया, 2.5 ml यानी कि बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। ये जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा इसी तरह इसकी मिकदार भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 180 पे गया है तो 7 ml तक पहुंच गया, 200 पे गया है तो 8 ml तक पहुंच गया है,
क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Determinants of the long-term arterial pressure. Two determinants of the long-term arterial pressure level: the degree of pressure shift of the renal output curve for water and salt, the level of water and salt intake. यानी कि जो लॉन्ग टर्म है वो आपको पता है किडनीज के थ्रू ही मोस्टली होता है। काम क्या करना होता है? डिग्री ऑफ प्रेशर शिफ्ट ऑफ द रीनल आउटपुट कर्व फॉर वाटर एंड सॉल्ट। जिस तरह जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी हिसाब से जो हमारे किडनीज हैं वो सॉल्ट और वाटर को कंजर्व करेंगे या बाहर निकालेंगे। अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर को बाहर एक्सक्रीट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो सॉल्ट और वाटर को हमारे जिस्म के अंदर रिटेन करेंगे। द लेवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इनटेक। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कम है तो थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा, ठीक है, और पानी पियेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा? ECF और ऑस्मोलैरिटी दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो थ्रस्ट सेंटर को इनहिबिट कर दिया जाएगा ताकि बंदा और पानी ना पिए और जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाए। क्रोनिक रीनल आउटपुट। Chronic changes in arterial pressure lasting for days or months have much greater effect on renal output. ठीक है, जब आर्टेरियल प्रेशर क्रोनिकली इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि डेज टू मंथ, यानी कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, ठीक है, जिनका सालों साल से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, उसकी वजह से क्या होगा? ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीनल आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर देन ऑब्जर्व्ड इन acute changes. फॉर एग्जांपल किसी का एम गुस्से की वजह से कभी कभार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके लिहाज से अगर एक बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है जिसका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली यानी कि बढ़ता है, हर रोज़ डेली बेसिस पे वो मेडिसिन भी ले रहा है, तो अक्यूट चेंजेस जो ऑब्जर्व करते हैं वो इतनी ख़ास नहीं होती जितनी कि जो क्रोनिक चेंजेस हैं वो ख़ास होंगी, ठीक है। जो क्रोनिक चेंजेस होंगी उसमें सॉल्ट और वाटर के जो आपको आउटपुट नज़र आएगी वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा अवे होगी। रीज़न क्या है? इफ़ेक्ट ऑन द किडनी, यानी कि जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक बढ़ता रहेगा तो वो किडनी को इफ़ेक्ट करेगा, उसकी वेसल्स के ऊपर। जब ज़्यादा देर तक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वेसल्स भी उसी लिहाज से अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा नर्वस चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस, इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है क्रोनिक रीनल आउटपुट में आएगा। आर्टेरियल प्रेशर, कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। रीनल बॉडी फ्लूइड, इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम कैन elevate arterial pressure by increasing cardiac output or total peripheral resistance. कोई इसमें बड़ी बात नहीं लिखी हुई। जब भी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा उससे क्या होगा? आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। किसी को इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो वो